प्रारंभ करते हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयत का तात्पर्य ही होता है किसान। किसानों से जो संबंध किया गया उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कही गई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अगर हम देखें तो यह बंदोबस्त अंग्रेज़ों द्वारा मुख्य रूप से मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। बंगाल में तो हमने अभी देखा था स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यहाँ के जो मद्रास की व्यवस्था थी उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक सिद्ध मानी गई, सफल मानी गई। इसमें जितने भी रजिस्टर्ड या पंजीकृत भूमिधर थे उनको मान लिया गया कि यह उस भूमि के मालिक हैं और वही जमीन का लगान देने के लिए उत्तरदायी हैं। वह अपनी खेत को चाहे खेती करें, दूसरे को दें, बेच दें, गिरवी रखें, यह सब अधिकार पंजीकृत भूमिधरों को है। जब तक वे इस तरह से अपने भूमि का राजस्व देते रहें तब तक उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाता है, भूमि का स्वामित्व बनाए रखा जाएगा, उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। अब इस व्यवस्था को लागू करने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि भारत के दक्षिण भाग में या दक्षिण पश्चिम में जमींदार वर्ग था ही नहीं। अब जमींदार वर्ग नहीं था तो ये तो अच्छी बात हो गई इनके लिए कि उसके साथ वह व्यवस्था नहीं कर सकते, तो किसानों के लिए अच्छा हुआ कि किसानों से व्यवस्था करें। और वो ब्रिटिश अधिकारी स्थायी बंदोबस्त के परिणाम देख करके भी ये धारणा बना लिए थे कि उससे हानि बहुत है। एक बार तो लगता है कि हम अधिक से अधिक वसूल कर सकते हैं स्थायी बंदोबस्त में, लेकिन कितने दिन, 1 साल 2 साल, फिर किसानों की स्थिति नहीं देने की रह जाएगी तो वसूल ही नहीं सकते। इसलिए किसानों से ही डायरेक्ट किया जाए। अब इस व्यवस्था में लगान की मांग को नहीं बढ़ाया जा सकता था। किसानों के साथ अगर सीधी व्यवस्था कर ली जाए तो उनसे अधिक से अधिक लगान ले सकते हैं, क्योंकि बीच में ज़मींदारी व्यवस्था में लगान का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार अपने पास रख लेते थे और ज़मींदार अपने रैयतों से, किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। कंपनी को निश्चित भू राजस्व ही देते थे। यह एक हानि का बहुत बड़ा मुद्दा था। जब रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त का विवाद हो रहा था, मद्रास में सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया और इसमें किसानों से समझौता किया गया जो भूमि के स्वामी हैं। यह समझौता भी 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। जब इस व्यवस्था के बारे में
रीड का विश्वास उठने लगा, तब टॉमस मुनरो का इस बंदोबस्त के प्रति विश्वास बढ़ा और मुनरो इस पद्धति का बहुत बड़ा समर्थक बना। 1796 में कर्नल रीड ने वार्षिक लगान लेने का सुझाव दिया था, लेकिन मुनरो ने उसकी आलोचना की और मुनरो को निजाम से जो क्षेत्र मिले थे उसका कलेक्टर बनाया गया और तब उसने इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिया। मुनरो ने, टॉमस मुनरो, और 1809 तक यह बंदोबस्त मद्रास के प्रांत में और भी कई जगह लागू किया गया। यानी सबसे पहले तो चालू किया गया 1792 में कर्नल रीड द्वारा बारामहल में, बारामहल नामक ज़िला है उसमें, और उसके बाद टॉमस मुनरो ने इसको लागू किया और ये चलने दिया गया। लेकिन कंपनी के जो संचालक मंडल थे उनके कहने पर इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया और इसकी सफलता को देखते हुए फिर इसे 9 साल बाद 1818 में लागू कर दिया गया। भारत में कंपनी के अधिकारी केवल लगान नीति को ढूंढने में व्यस्त रहे। इनकी समस्याएं थी कि एक तो यह है कि भूमि कर को सरकार की आय का मुख्य साधन बनाकर किस सीमा तक उस पर निर्भर रहें, और दूसरा यह है कि भूमि कर निर्धारित करने और एकत्र करने का काम किन सिद्धांतों पर आधारित हो। कॉर्नवालिस और मुनरो में इस पर विवाद हुआ। एक तो यह है, विवाद का क्या दो कारण हुए कि कितना इनके ऊपर निर्भर रहे हम भूमि कर को लेकर के, और दूसरा कैसे एकत्रित करें। यह दो सिद्धांत। अब मुनरो निजी संपत्ति को भूमि अधिकारों के माध्यम से सुरक्षित कर देना चाहता था, लेकिन जो अन्य विषय थे उनमें वह सहमत नहीं था। कॉर्नवालिस, जैसा कि पहले भी इसने उत्तर भारत में बंगाल में लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करना चाहता था और जमींदारों के पास करना चाहता था, और मुनरो इसे वास्तविक स्वामियों के पास या भूस्वामियों के पास करना चाहता था। मुनरो के कहना था कि भूमि कर स्थायी रूप से तय कर दिया जाए, क्योंकि इससे सरकार की आय हमेशा के लिए सीमित हो जाती है और भविष्य में मूल्य उत्पादन बढ़ने पर उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन व्यवहारिक रूप से मुनरो की व्यवस्था भी उतनी ही स्थायी थी जितना कॉर्नवालिस की। बंगाल में स्थायी व्यवस्था के द्वारा सरकार बार बार लगान दर निर्धारित करने और वसूल करने के काम से बच गई, और इस काम में लगे सरकारी कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी दूसरे कामों में लग गए। लेकिन दूसरी तरफ रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यह काम प्रशासन के ऊपर था। इस बंदोबस्त में बंजर भूमि रैयत के पास नहीं छोड़ी गई, बल्कि
इस पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। जब टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया 1820 में, तब यह फिर रयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया और जहां पर पहले से स्थायी बंदोबस्त लागू था उसे छोड़ दिया। रयतवाड़ी बंदोबस्त में उपज का तीसरा भाग, 1/3 हिस्सा भू राजस्व निर्धारित किया गया, जिसे यह भी कहा गया कि उत्पादन शक्ति के आधार पर इसे बदल सकते हैं भूमि की उपज के अनुसार। इसने अकाल के लिए भी गुंजाइश रखी। इसमें लगान दर बहुत अधिक रहती थी और धन के रूप में भू राजस्व देना पड़ता था, यानी पैसे के रूप में देना पड़ता था। इसलिए जो उपज थी और मंडी के भाव थे उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था और किसानों पर इससे बोझ बढ़ गया। उसको फसल तो बेचना है, तब भू राजस्व चुकाना है, और उस समय मंडी का रेट अगर कम है तो उसको कम भाव पर दाम दे करके पैसा चुकाना पड़ता था। वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता था, कष्टप्रद हो जाता था। कहने के लिए तो यह स्थायी व्यवस्था थी, लेकिन वार्षिक लगान की सभी विशेषताएं मौजूद थी जिनका स्वयं मुनरो को भी अनुमान नहीं था। अब रयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेज़ों के जो युवा प्रशासक थे उनको बहुत अच्छा लगा। कलेक्टरों को भी लगा कि हम अपना कुछ काम करके दिखाएं। यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। मुनरो की जो व्यवस्था थी रयतवाड़ी, इसमें भूमि कर सख्ती के साथ वसूल किया गया। किसानों को यातनाएं दी गई, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति आई जब उनके पास था ही नहीं लगान चुकाने के लिए। कर्ज लेने लगे, यहाँ भी कर्ज लेने में वही व्यवस्था दिक्कत आई और कर्ज में भी ये डूबते गए। और जैसे स्थायी बंदोबस्त में हुआ था, यहाँ भी साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। रयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त करके फिर ठीक ढंग से इसे लागू किया गया। यह हुआ 1855 में, जो धीरे धीरे लागू करते हुए 1861 में लागू किया गया वास्तव में। और इसमें भू राजस्व जो था वो उपज का 50% निश्चित किया गया था, 50% कर दिया गया। पहले था 1/3। आरसी दत्त का अनुमान है कि मद्रास में 61 में वसूल की जाने वाली भू राजस्व की राशि लगभग 33 लाख पाउंड थी और 74 तक यह लगभग 42 लाख पाउंड हो गई। लेकिन वहाँ किसानों की मृत्यु दर बढ़ी है, लोगों के भुखमरी बढ़े हैं, अकाल बढ़े हैं, अकाल के बंदोबस्त ठीक से नहीं रहे हैं। यह सब दिखाया है आरसी दत्त ने। इसे बम्बई प्रांत में भी रयतवाड़ी को लागू किया गया और 1824 से 28 तक सर्वे किया गया और 55% की दर से इसे यहाँ निश्चित किया गया। सर्वे करने का ढंग ठीक नहीं था, अनुमान ठीक नहीं लगाया, ऊंची राशि निश्चित कर दी, इतनी ऊंची दर कि उसे किसान दे न सके। किसानों ने भूमि जोतना ही बंद कर दिया, ढेर सारा उर्वर क्षेत्र बंजर हो गया।
फिर से सर्वेक्षण कराया गया और बिनगेट को उसका अध्यक्षता दी गई। बिनगेट इसका सर्वेक्षण करें और भू राजस्व दर, भूमि की उर्वर अवस्था निश्चित की गई और 30 वर्ष के लिए इसे निश्चित की गई। यह निर्धारण भी अनुमान पर था। दोबारा भी फिर किसानों को कष्ट हुआ। 1868 में फिर से सर्वे कराया गया, लेकिन अमेरिका के जो गृह युद्ध हुए उसमें कपास के मूल्य बढ़ गए थे। इसलिए सर्वेक्षण अधिकारियों को भू राजस्व खूब बढ़ाने का मौका मिला। ये 66% से 100% तक बढ़ा दिए। यद्यपि इस नीति की आलोचना हुई, लेकिन 1775 में दक्षिण में किसान विद्रोह भी हुए और उसके चलते 1875 में किसान विद्रोह हुए और 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित करना पड़ा और इन्हें साहूकारों से संरक्षण दिया गया कि साहूकार अगर ले लेता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, उस अधिक ब्याज लेता है। लेकिन केवल साहूकारों से संरक्षण दिया गया, रैयतवाड़ी में कोई किसानों के लगान में कमी नहीं की गई। बम्बई की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें मुख्य रूप से दिक्कत यह थी, गलती यह थी, कमी यह थी कि भू राजस्व अत्यधिक मांग और बढ़ती मांग के विरुद्ध न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके लागू होते ही इसके समर्थक और बंधु खूब लाभ सुनाने लगे, बताने लगे और कहा गया कि यह स्थायी बंदोबस्त से अच्छी है, इसलिए इसे लागू किया गया। इसमें बंजर भूमि को भी जोता जा सकता था, जिससे सरकार को और अधिक लाभ हो सकता था। किसानों को स्वतंत्रता अधिक थी। निजी संपत्ति के लाभ अधिकतर व्यक्तियों में बांटे जा सकते थे। जो भी था, किसान और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। सरकार की न्याय व्यवस्था और प्रशासन में विश्वास हुआ। बिचौलिए कम से कम हो गए। इन्हें स्थायी मान्यता मिली। जमींदारी प्रथा में यह जरूर डर दिखाई देता था कि भूमि केवल कुछ जो बड़े जमींदार हैं, भूस्वामी हैं, उनके पास हो जाएगी। लेकिन रैयत बंदोबस्त में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ जमींदार थे ही नहीं। अब बात करते हैं किसकों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या परिणाम हुआ। अभी तक हमने देखा रैयतवाड़ी के बारे में संक्षेप में, एक बार फिर से हम याद कर लें। कर्नल रीड 1792 बारामहल ज़िले में लागू किया। इसके बाद टॉमस मुनरो ने लागू किया। 1809 तक व्यवस्था चली, फिर व्यवस्था बंद हुई, 9 साल बंद रही, फिर 1818 में फिर चालू हुई। फिर ये मद्रास के बाद फिर इस व्यवस्था को लागू किया गया बम्बई के कुछ क्षेत्रों में, और बम्बई के क्षेत्रों में जो लागू किया गया वह व्यवस्था बनाई गई 1824 से 1828 के सर्वेक्षण के आधार पर। यहाँ व्यवस्था में 55% कर निर्धारित किया गया, जबकि उसके पहले मद्रास की जो व्यवस्था थी वह 33% की थी। 33, एक तिहावा। इसमें फिर से सर्वे की ज़रूरत पड़ी 1824 के बाद।
1868 में फिर से राजस्व का निर्धारण किया गया, फिर से सर्वे कराया गया और फिर 50-55% से 10-11% बढ़ा दिया गया। 11% बढ़ा करके 66% और कहीं कहीं 100% भी बढ़ा दिया गया। परिणामतः 1875 का किसान विद्रोह और 1879 में कृषि राहत अधिनियम, जिसमें साहूकारों से इन्हें संरक्षण दिया गया, लेकिन भू राजस्व में कोई कमी नहीं की गई। ये मुख्य मुख्य बातें आपको फिर से याद रखना है। अब इसका किसानों पर क्या परिणाम पड़ा, क्या प्रभाव हुआ, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो अब यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं इसे रोकते हैं। धन्यवाद।